जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है हिंदी बेसिक जो है हिंदी उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और आज का सब्जेक्ट है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार में जो है वर्ण, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो कहा कि वर्ण जो है वह शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि शब्द की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहा जाता है। और वर्ण अगर पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं तो आप ये जान गए कि शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अगर ये बोलेगा कि ध्वनि किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो अगर भाषा के जानकारी में आप अगर लेंगे तो भाषा जो है भाष शब्द से धातु से बना हुआ है, संस्कृत का यह शब्द है और इसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना। अर्थात जब हम भाषा अपनी बोली को, अपनी भाषा को जब हम एक दूसरे से बातचीत करने में उसे आदान प्रदान करते हैं या हम किसी को सुनते हैं और बोलते हैं या वह बोलता है हम सुनते हैं तो इसको हम भाषा बोलते हैं। भाषा के जो है 3 भाग होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक और एक होता है सांकेतिक। तो जो लिखित भाषा है उस लिखित भाषा में शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और अगर कहा जाए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो आप बोलेंगे ध्वनि। तो अगर जो है प्रतियोगिता में पूछ दिया कि वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है तो आप क्या बोलेंगे? वर्ण। और वर्ण जो है शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है अर्थात लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसकी परिभाषा आप एक और ये भी दे सकते हैं कि शब्द का वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहा जाता है। आप इसकी परिभाषा ये भी दे सकते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछेगा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है तो आप वहाँ बोलेंगे वर्ण। अगर आप जो है एक लेंगे शब्द तो यह किसकी सबसे छोटी इकाई है जो है शब्द की, तो वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई है। अगर यह जो है कहा जाए कि शब्द किसे कहते हैं, अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि शब्द किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे वर्णों का वह सार्थक इकाई या वर्णों का वह सार्थक समूह। अगर शब्द आप बोलेंगे शब्द किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे जो है वर्णों का सार्थक इकाई जो होता है वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो कहा गया अगर मान लीजिए हम शब्द लिए और शब्द में हम एक शब्द लिए कमल, और कमल को हम अगर तोड़ रहे हैं, इसको हम टुकड़े कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा क धन म धन ल। लेकिन अभी यह एक बार और टूट सकता है और यह जब टूटेगा तो क में से क और अ निकलेगा, म में से म और अ निकलेगा और ल में से जो है अ निकलेगा। तो अब इस अ को हम तोड़ नहीं सकते या इसका विभाजन नहीं कर सकते। तो यह बना शब्द की सबसे छोटी इकाई। और इन्हीं शब्दों को जब आपस में जोड़ देंगे, इन वर्णों को जब आपस में जोड़ेंगे तो यह एक शब्द का निर्माण करेगा और यह शब्द जो बनेगा वह सार्थक है। कमल का अर्थ होता है फूल। तो आप कमल शब्द सुनते या फूल का ज्ञान करते हैं कि हाँ कमल है तो वह कोई फूल का नाम है। तो यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमल क्या है, शब्द है और शब्द है तो इसका अर्थ क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से कमल जो हो गया वह हो गया आपका शब्द और यह आपका हो गया वर्ण।
तो कहा कि वर्णों का सार्थक समूह आपका शब्द कहलाता है, और शब्द की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। तो इस तरह से शब्द और वर्ण में आप जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। तो फिर से देख लीजिए, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक इकाई जो है शब्द कहलाता है। जो समूह है वर्णों का वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और जब शब्द को टुकड़े करने लगेंगे और इतना टुकड़ा करेंगे कि वह दोबारा टुकड़े में परिवर्तित ना हो या विभाजित ना हो, तो हम उसे क्या बोल देंगे? वर्ण बोल देंगे। तो यहाँ पर क है, आ है, माँ है, आ है, ला है और आ है। यह आपका हुआ वर्ण, क्योंकि हम इसे तोड़ नहीं सकते। और इसे जब हम जोड़ेंगे तो यह बनेगा कमल, और यह कमल जो है आपका शब्द हो जाएगा। और कहा कि जो वर्ण होता है, वर्ण के दो भेद होते हैं। प्रश्न ये भी आपसे पूछेगा वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक आपका आएगा स जो है स्वर, और एक आपका बनेगा व्यंजन। तो अगर हम यहाँ पर कमल लिखें, क है, आ है, माँ है, आ है और ल है और आ है, तो यहाँ पे क बोलने पर आ का बोध हो रहा है। क, तो क में कौन आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब जो क बोला जा रहा है यह आ की सहायता से बोला जा रहा है। लेकिन जो आ है इसे बोलने में हम क की सहायता नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है। और यहाँ पे माँ है तो माँ में आ की सहायता ली जा रही है, लेकिन आ को बोलने में माँ की सहायता नहीं ली जा रही है। यहाँ पे ल है तो ल में आ की सहायता ली जा रही है, लेकिन आ को बोलने में ल की सहायता नहीं ली जा रही है। इसके माध्यम से यह पता चला कि वर्ण के जो होते हैं दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो यहाँ पर जो स्वर है, तो स्वर को अगर अलग करेंगे तो स्व बनेगा और क्या बनेगा? र। यहाँ पे स्वर जो है यह दो शब्द से बना है, स्व और र से। तो यहाँ पे स्व जो है यह कहेगा स्वयं से, और र का अर्थ निकलेगा उच्चारित होना, अर्थात स्वयं से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है उसे हम स्वर कहते हैं। तो अगर आपसे बोलेगा कोई ना कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं, तो आप उसको तोड़ दीजिए स्वर को। स्वर में जो जब दो शब्द आप ले लेंगे स्व और र, तो यहाँ पे जो स्व रहेगा उसका अर्थ आप निकालिए स्वयं से उच्चरित होने वाला, और यहाँ पे र जो रहेगा उसका अर्थ निकालिए जो है स्व मतलब स्वयं से और र मतलब उच्चरित होने वाला। तो आपकी परिभाषा क्या बनेगी? स्व मतलब स्वयं से और र मतलब होता उच्चरित होने वाला वर्ण। तो कहा स्वयं से जो उच्चरित होता है या जिस वर्ण को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वह स्वर कहलाता है। वह क्या कहलाएगा? स्वर कहलाता था। स्वयं से उच्चारित होने वाला वर्ण स्वर कहलाता है। या आप इसका दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि वह वर्ण जिसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम स्वर कहते हैं। या आप बोल सकते हैं कि वर्ण जो है, स्वर जो है
वर्ण की स्वतंत्र ध्वनि होती है। या आप यह भी बोल सकते हैं कि वर्ण की स्वतंत्र ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। तो इस तरह से आपके स्वर के 3 परिभाषा बनेंगे। एक परिभाषा क्या बनेगा कि स्वयं से उच्चरित होने वाला वर्ण क्या कहलाएगा, स्वर कहलाएगा। दूसरी परिभाषा क्या बनेगी कि स्वयं जो है जिस वर्ण को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए वह क्या कहलाएगा, स्वर कहलाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं कि वर्णों की स्वतंत्र ध्वनि स्वर कहलाती है। तो कितनी परिभाषा हो गई, 3 परिभाषा हो गई। अगर आपके पेपर में पूछ रहा है कि स्वयं से उच्चरित होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, तो आप बोलेंगे स्वर। या आपसे बोलेगा कि स्वयं से उच्चरित होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है, तो आप बोलेंगे स्वर। या आप ये से अगर ये पूछा कि जिस वर्ण को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए वह क्या कहलाता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्वर ही बोलेंगे। इस तरह से स्वर की 3 परिभाषाएं हो जाती हैं। अब यह जो स्वर है, यह स्वर जो है हिंदी में जो स्वर है वह 11 होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में जो स्वर होता है वह क्या होते हैं, 11 होते हैं। तो क्या जाने आप पहले आप यह जानिए कि वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा आप जानिए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तीसरा जानिए कि वह वर्ण के जो भेद हैं उनकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। तो आपको बताया गया कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो है शब्द की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं वह वर्ण कहलाता है। फिर प्रश्न बोलेगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलेंगे वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। फिर आपसे बोलेगा स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर की 3 परिभाषाएं हो जाती हैं। तो एक पहला क्या परिभाषा बनता है कि स्वयं से उच्चरित होने वाला वर्ण स्वर कहलाता है। दूसरा क्या परिभाषा बनाएंगे कि वह वर्ण जिसे बोलने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। और अगर तीसरी परिभाषा आप बना रहे हैं तो बोलेंगे कि वर्णों की स्वतंत्र ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, तो वर्णों की स्वतंत्र ध्वनियाँ जो होती हैं वह स्वर कहलाती हैं। तो इस तरह से जो स्वर की परिभाषा हो गई। अब यह बोला कि स्वर कितने होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा कि वर्ण कितने होते तो आप 2 बता दिए, स्वर और व्यंजन। अगर ये आपसे प्रश्न कर दिया कि स्वर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे स्वर 11 होते हैं। इसमें जो स्वर है इसको 3 भाग में बांट देते हैं। जो हिंदी में स्वर है उसको 3 भाग में उसकी बनावट के, उसके व्युत्पत्ति के आधार पर, इसके व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। एक आपका हो जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे बोलेगा स्वर की व्युत्पत्ति के आधार, व्युत्पत्ति मतलब जहाँ से वह उत्पन्न होता है, स्वर उत्पन्न जब हुआ तो वह उसके आधार पर उसको 3 भाग में बांटा गया और उसको बांटा गया व्युत्पत्ति के आधार पर। तो आप बोलेंगे 3 भेद होते हैं। पहला जो आपका भेद होगा वह होगा मूल स्वर। दूसरा जो भाग होगा वह आपका होगा दीर्घ मूल स्वर। और तीसरा जो होगा ये आपका होगा संयुक्त स्वर। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और यह 11 जो स्वर हैं वह व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है। तो पहला कौन आ गया, मूल स्वर, मतलब जहाँ से स्वरों का जो है जड़ निकलता है, जहाँ से स्वर बनाए गए हैं, तो वह आपका होता है आ, ई, उ और री। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि मूल स्वर कौन है, तो आप बोलेंगे अ, ई, उ, री जो है यह मूल स्वर कहे जाते हैं।
और यह प्रश्न कर दिया कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो ये भी आपका प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आपका बोलेगा कि मूल स्वर हैं, तो आप बोलेंगे अ ई उ री। और ये प्रश्न कर दिया कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 4। और दीर्घ मूल स्वर, जब यह स्वर अपने ही समान जो है उच्चारण स्थान से मेल करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे दीर्घ मूल स्वर। जैसे अ है तो अ अपने ही उच्चारण वाले से मिलेगा आ, और ए बनता है आ। ई जो है अपने वाले से ही मिलेगा तो ये बनाएंगे ई। ऊ जो है जब आपस में मिलाएंगे तो ये बनेगा ऊ। तो इसको जो है यह जो आ है, ई है, ऊ है, इसे हम आ ई ऊ को दीर्घ मूल स्वर कहते हैं। और यह कितने होते हैं, 3 होते। तो यहाँ पर भी प्रश्न आपका बन जाएगा कि दीर्घ मूल स्वर कौन है, तो आप बोलेंगे आ ई ऊ। थोड़ा सा इससे ज़्यादा सांस लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा उच्चारण करेंगे, समय ज़्यादा लेंगे, तो इसे बोलेंगे दीर्घ। और यह कितने हो गए, 3 हो गए। इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो दीर्घ मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। फिर आ गया संयुक्त स्वर, जब यह स्वर आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और समान उच्चारण से मिलेंगे, तो उसे हम संयुक्त स्वर के अंतर्गत रख देंगे। तो कहा जैसे अ है, अ में अगर ई मिला दिया जाए तो अ जो है अलग है उच्चारण इसका, ई जो है इसका उच्चारण अलग है, तो इसको बनाएंगे ए। और अ में जब ए मिलाएंगे तो ए बनाएंगे अ। और अ में जब ऊ मिलाएंगे तो इसे बोलेंगे ओ। और अ में जब ओ को मिलाएंगे तो यह बनेगा औ। और इनकी भी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर ए ऐ ओ औ को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे संयुक्त स्वर या संध्य अक्षर। इनको क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर या संध्य अक्षर। तो कहा कि जो है संयुक्त स्वर का अन्य नाम क्या है, तो कहेंगे संध्य अक्षर है। तो कहा संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं, तो आप बोलेंगे ए ऐ ओ और औ। अगर पूछेगा संयुक्त स्वर जो है कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 होते हैं। तो इस तरह से व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 भेद हो गए। कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। इसके जो है 3 भेद हो गए। हिंदी में स्वर व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। और कौन कौन हो गए वह, तो कहा कि जो है हिंदी में स्वर, तो कहा कि इसमें एक मूल स्वर आता है, एक दीर्घ मूल स्वर आता है, और एक क्या होता है, संयुक्त स्वर आता है। मूल स्वर कौन कौन है, आ है, ई है, ऊ है, री है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दीर्घ मूल स्वर कौन होता है, कहेंगे आ है, ई है, ऊ है, इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अगर संयुक्त स्वर का अन्य नाम क्या है, संध्य अक्षर। अब इनकी ये कौन कौन होते हैं, तो आप बोलेंगे ए है, ऐ है, ओ है और औ है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इस तरह से जो है व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। अगर हम एक बात अगर जहाँ तक पढ़े इसको अगर प्रश्न बनाएं, तो हम प्रश्न में क्या देखेंगे, तो कहेगा पहला प्रश्न जो है आपका, जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा जाएगा कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। दूसरा प्रश्न आपका बनाएंगे कि जो है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न बनाएंगे जो है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं।
और अगला प्रश्न बनाएंगे कि स्वर अर्थात वर्ण की स्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाती है। अगला बनाएंगे चौथा जो है 5वां प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका क्या है, वर्ण की स्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाती है। फिर अगला प्रश्न जो 5वां बनेगा वह बनेगा कि स्वर हिंदी में कितने होते हैं। क्या बनाएंगे, हिंदी में स्वर कितने होते हैं। और जो है 6ठा प्रश्न इसी में आपका बनता है कि जो है व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न बन जाएगा कि मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर कौन कौन है, कौन कौन वर्ण होते हैं और वे कितने होते हैं। अगला प्रश्न आपका बन जाएगा कि आ ई उ को क्या कहते हैं। और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा संयुक्त स्वर होते हैं। जो अभी तक टॉपिक चली है उस टॉपिक में आपके इतने प्रश्न जो है आपका बनता है। और यह प्रश्न कहीं न कहीं आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप पिछले साल की अगर जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न देखेंगे तो उसमें यह सब प्रश्न आपको मिलेगा और इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आप जान गए कि वर्ड विचार में कितना प्रश्न है। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और अगर जिसको ना समझ में आए वो दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा तो इस पर चर्चा दोबारा हो जाएगी। फिर आता है आपका स्वर, फिर से आता है। अब यह स्वर है उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद। तो आपका जो है अगला टॉपिक है उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं। उच्चारण दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे उच्चारण की दृष्टि से स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। तो आपसे प्रश्न अगर पूछेगा उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं तो आप बोलेंगे स्वर के 3 भेद होते हैं। और अगर ये पूछेगा ना व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तब भी आप 3 ही बोलेंगे, ठीक ना। तो अब उच्चारण दृष्टि से स्वर के 3 भेद हो गए। अब वह 3 भेद है कौन, तो आप बोलेंगे पहले ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और अगला है पुलुत। ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। और यह भेद जो है मात्रा के आधार पर की जाती है, मात्रा के आधार पर अर्थात उच्चारण के आधार पर। तो कहा उच्चारण के आधार पर या उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं, या पूछेगा मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तो यहाँ पर आप बोलेंगे 3 भेद होते हैं, ह्रस्व मात्रिक स्वर, दीर्घ मात्रिक स्वर और पुलुप्त मात्रिक स्वर। तो कहा ह्रस्व, तो कहा कि ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, ह्रस्व स्वर तो कहेंगे जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।
तो जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसमें जो है मूल स्वर आएंगे। इसके पहले वाले टॉपिक में बताया गया ना कि मूल स्वर कौन कौन होते हैं और कितने होते हैं। तो जो मूल स्वर है वह आता है ह्रस्व स्वर में, और यह होता है आ, ई, उ और री। तो यहाँ पर अ, ई, उ और री जो होता है वह ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और अ, ई, उ को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अर्थात मात्रा किसे कहेंगे? ये तो जान गए ना कि ह्रस्व स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। तो मात्रा का मतलब क्या होता है? तो आप मात्रा का मतलब होता है वर्ण के उच्चारण में या स्वर के उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है। तो अगर आपसे बोलेगा मात्रा किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे स्वर के उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है। और जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। फिर कहा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो कहा कि जिस स्वर को बोलने में द्विमात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो कहा जैसे, तो जैसे में आप दीर्घ मूल स्वर और संयुक्त स्वर को एक साथ लिख दीजिए, तो जो जो वर्ण आपको मिलेगा वह मिलता है दीर्घ स्वर के अंतर्गत। तो इसमें क्या हो जाएगा? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसे हम बोलेंगे दीर्घ स्वर। अर्थात जिस स्वर को बोलने में आपको दो मात्रा का समय लगता है उसे हम बोलेंगे दीर्घ स्वर। एक मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व, और दो जो है मात्रा का समय लगे तो उसे दीर्घ कहते हैं। फिर आता है पुलुत। पुलुत किसे कहेंगे? तो कहा फिर वही परिभाषा दोहरा देंगे। तो कहा कि जिस स्वर को बोलने में तीन मात्रा का समय लगता है उसे पुल्लुत स्वर कहा जाता है। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर के जो होते हैं वह तीन भेद होते हैं, ठीक ना? तो है उच्चारण जिससे स्वर के कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में द्विमात्रा का समय लग गया। अब जो है आप जान गए कि मूल स्वर जो है अ, ई, उ, री है। तो अ, ई, उ, री को हम बोलेंगे ह्रस्व स्वर। और जो दीर्घ स्वर है अगर उसको मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर आपस में मिला देंगे तो आपको जो है मिलेगा दीर्घ स्वर। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ क्या है आपका है दीर्घ स्वर। लेकिन अगर पुलुप्त कहा जाए तो आप कहेंगे जिस स्वर को बोलने में तीन मात्रा का समय लगता है उसे आप क्या बोलेंगे? पुलुप्त स्वर। लेकिन अब पुलुप्त स्वर देखने में कैसा लगेगा तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्वर को ले लीजिए, अ को ले लीजिए, ई को ले लीजिए, उ को ले लीजिए। अगर यह जो है कोई भी स्वर आप लीजिए, चाहे वह ह्रस्व का हो चाहे वह दीर्घ का हो, बस उस स्वर के आगे तीन लिख दीजिए। अगर तीन लिख दिए तो यह पुलुप्त का बोध कराने लगता है।
यह 3 दर्शाता है कि स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय पुलुप्त कहलाता है। अगर ओम लिखा जाए, क्या लिखा जाए? ओम, तो ओम में जो यह 3 है वह इस ओ को पुलुप्त के अंतर्गत रखता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कहा, इसे आसान तरीके से देख लीजिए, एक परिभाषा है, इसे आसान तरीके से देखिए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद, तो आप इसको 3 भाग में बांट देते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। तो एक जो है आपका बनता है ह्रस्व, ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है पुलुप्त। तो जिस स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। तो ह्रस्व की कितनी मात्रा होती है? 1 मात्रा होती है। इसमें जो आता है आ, ई, उ और री। दीर्घ क्या होता है? दीर्घ को बोलने में कितनी मात्रा का समय लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, तो उसे हम दीर्घ बोल देंगे। इसमें जो आपका आएगा आ है, ई है, उ है, ए है, ऐ, ओ और औ। पुलुप्त क्या है? पुलुप्त को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 मात्रा का समय, 3 मात्रा, अर्थात जिस स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है उससे हम बोलेंगे पुलुप्त। और यह बताया गया कि इसमें चाहे ए वाला स्वर हो चाहे ए वाला स्वर हो, अगर इन स्वरों के आगे अगर हम 3 लिख दे रहे हैं, हिंदी का 3 लिख दे रहे हैं, तो यह पुलुप्त में गिनना जाएगा। और अगर किसी भी स्वर के आगे, जैसे ओम है, ओम के बीच में 3 लिख दिया गया, ये भी क्या है? 3 मात्रा का समय, अर्थात यह भी पुलुप्त माना जाएगा। किसी को संबोधित किया जाए या किसी को बुलाया जाए तो कहा जाएगा हे राम, तो इस हे राम अर्थात इस संबोधन में भी जो यह संबोधन है इसमें भी 3 मात्रा का समय लगता है। तो इस तरह से जो है आपका एक कारिका है कि 1 मात्रा ह्रस्व, 2 मात्रा दीर्घ और त्रिमात्रा पुलुत और व्यंजन की अर्ध मात्रा होता है। व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? अर्धमात्रिक होता है, अर्थात व्यंजन अर्धमात्रिक वाला, व्यंजन की अर्धमात्रा होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि जिस स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ह्रस्व कहते हैं। अगर प्रश्न पूछेगा कि 2 मात्रा का जिस स्वर को बोलने में समय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे दीर्घ होता है। 3 मात्रा का समय जिस स्वर को बोलने में लगता है उसे क्या कहते हैं? पुलुप्त कहते हैं। तो इस तरह से उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का भेद पूछेगा तो आप उत्तर देंगे मूल स्वर, दीर्घमूल स्वर, संयुक्त स्वर, यह व्युत्पत्ति के आधार पर भेद है। और अगर ये कहेगा उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलेंगे ह्रस्व, दीर्घ और पुलुप्त। तो कहा कि ह्रस्व क्या है, तो कहेंगे 1 मात्रा का समय जिसमें लगे उसे ह्रस्व कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं, और जिसमें 3 मात्रा का समय लगे उसे हम पुलुप्त कहते हैं। और पुलुप्त को बताने के लिए किसी भी स्वर के आगे हम कितना लिखते हैं? 3 लिखते हैं। अगर संख्या का 3 लिख दिया जाए किसी भी स्वर के आगे तो वह स्वर उच्चारक दृष्टि से 3 मात्रा वाला हो जाता है, जिसे हम पुलुप्त कहा जाता है या कहते हैं। अब जान गए कि ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं और पुलुप्त किसे कहते हैं। 1 मात्रा का ह्रस्व, 2 मात्रा का दीर्घ
और 3 मात्रा का प्लुप्त होता है। और अगर कहा जाए हरस में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो आप बोलेंगे अ ई उ री अर्थात मूल स्वर, हरस अर्थात एक मात्रिक वाला होता है। द्विमात्रा वाले वर्ड कौन कौन से हैं? आ है, ई है, उ है, ए है, ओ अर्थात मूल स्वर, दीर्घ मूल स्वर, दीर्घ मूल स्वर और संयुक्त या संधि अक्षर, यह दोनों मिलकर के आपका द्विमात्रिक वाला दीर्घ स्वर बनाते हैं। और प्लुप्त कितना आसान है, ये आप कह सकते हैं किसी भी स्वर के आगे, चाहे वह ह्रस्व हो चाहे वह दीर्घ हो, इन स्वरों के आगे अगर आप 3 लिख दे रहे हैं तो यह आपका बनता है प्लुप्त। अब इस तरह से जो है आप देखें कि स्वर की व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, और आप बोले कि स्वर उच्चारण की दृष्टि से कितने भेद होते हैं। यह टॉपिक क्लियर है, ठीक ना।